तो साथियों, इस वीडियो में जिस हम पहले स्टॉक की बात करने वाले हैं वो है नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल। तो यहाँ पे अगर हम कंपनी की बात करें तो कंपनी के पास 50 इयर्स का एक्सपर्टाइज है हैंडलिंग इन फ्लोरिन, और कंपनी यहाँ पे पायोनियर है रेफ्रिजरेंट गैस में। तो यहाँ पे जब भी बात आती है फ्लोरिन की, रेफ्रिजरेंट गैस की, तो लिस्टेड स्पेस में आप बताइए इस कंपनी के कौन से वो दो पीयर्स हैं जो हमें यहाँ पे मार्केट में लिस्टेड देखने को मिलते हैं। कंपनी का नाम जो है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और अगर आपको नहीं पता है तो आप गूगल में इसको सर्च भी कर सकते हैं। इससे क्या है कि आपको इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा सा डीप में नॉलेज मिलेगा। अब यहाँ पे कंपनी के क्लाइंट बेस की बात करें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हमें यहाँ पे कंपनी का क्लाइंट बेस देखने को मिलता है। इनफैक्ट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कंपनी के पास जो भी डील्स आती हैं वो यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म के बेसिस पर यहाँ पे कंपनी के पास डील्स आती हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे 410 मिलियन मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट जो है यहाँ पे नवीन फ्लोरिन के पास हमें देखने को मिलता है, और भी ऐसे कई सारी हमें डील्स जो हैं इनके पास कंपनी में पाइपलाइन में देखने को मिल रही हैं। कंपनी के अगर बिजनेस वर्टिकल्स के बारे में बात करें तो स्पेशलिटी केमिकल एक वर्टिकल है जिसमें कंपनी कार्य करती है, और क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो यहाँ पे इनके रेवेन्यू में 46% का ग्रोथ देखने को मिला है। और ख़ास बात यह है कि कंपनी न सिर्फ इंडिया में बिजनेस करती है बल्कि इसका बिजनेस आपको इंटरनेशनल लेवल पे भी देखने को मिलता है, जहाँ 56% का एक्सपोर्ट जो है कंपनी इंटरनेशनली करती है। अब यहाँ पे बात करें कैपेक्स की तो कंपनी भी अदर केमिकल इंडस्ट्रीज़ की तरह बेहतरीन कैपेक्स करती हुई आपको देखने को मिल रही है, और 2 न्यू प्लांट्स जो हैं आपको दहेज में Q3 FY23 तक ओपन होते हुए देखने को मिल जाएंगे। ओपन नहीं कहूँगा बल्कि मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे इनका कॉमर्शियल ऑपरेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि रेवेन्यू यहाँ से कंपनी जो है जनरेट करना Q3 FY23 से स्टार्ट कर देगी। दूसरा जो बिजनेस वर्टिकल है वो है इनका रेफ्रिजरेंट गैस। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी जो है तो रेवेन्यू जो है न्यू प्लांट एक दहेज में इन्होंने कैपेक्स किया हुआ है, और यहाँ से भी Q2 FY23 से रेवेन्यू स्टार्ट होना शुरू हो गया है, और उसका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आपको इसके रेवेन्यू में भी देखने को मिलेगा, जहाँ क्वार्टर ऑन क्वार्टर 76% की हमें ग्रोथ इनके रेवेन्यू में देखने को माफ़ कीजिएगा, क्वार्टर ऑन क्वार्टर नहीं, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 76% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। इस सेगमेंट में भी कंपनी जो है तो एक्सपोर्ट भी करती है और डोमेस्टिक बिजनेस भी है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 46% का टोटल रेवेन्यू का यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन है वो एक्सपोर्ट से होता है। R32 की बात करें तो यहाँ पे एक ये जो गैस है ये भी रेफ्रिजरेंट में ही यूज़ होती है, और इसका भी जो प्रोडक्शन है वो कंपनी Q1 FY24 से स्टार्ट कर देगी, यानी इस सेगमेंट में भी कंपनी का अच्छा खासा कैपेक्स चल रहा है। ये एक नया सेगमेंट है CDMO, एक फार्मा का सेगमेंट है यहाँ पे जिस पर कंपनी कार्य कर रही है। ऑल्दो ये सेगमेंट जो है उतनी तेज़ी से यहाँ पे ग्रो नहीं किया है, 53% का इनके रेवेन्यू में YOY बेसिस पर डिक्लाइन देखने को मिलता है, और ये पूरा का पूरा बिजनेस जो है ये एक्सपोर्ट बेस्ड है। ईयर वाइज यहाँ पे देखेंगे तो FY 2011 की अगर बात करें तो CDMO से यहाँ पे कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, ये बिजनेस वर्टिकल कंपनी के पोर्टफोलियो में नहीं था। और लेकिन अगर आप FY 2022 की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्पेशलिटी केमिकल से रेवेन्यू का कंट्रीब्यूशन 40% है, रेफ्रिजरेंट गैस की बात करें तो 39% है, और CDMO का जो यहाँ पे बात करें रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन 21% देखने को मिलता है। ओवरऑल इस पूरे 11 साल में अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यू की जो ग्रोथ रही है वो 11% CAGR से रही है, और नेट प्रॉफिट की जो ग्रोथ है वो 12.6% CAGR से इन 11 सालों में कंपनी की ग्रोथ रही है। अब आ जाते हैं कंपनी के क्वार्टरली परफॉर्मेंस पर। तो यहाँ पे कंसोलिडेटेड प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन अगर आप देखेंगे तो YOY बेसिस पर 24% की ग्रोथ है। 419 यहाँ पे करोड़ रुपए का नेट में जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन, वो कंपनी ने पोस्ट किया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात करें तो यहाँ पे भी आपको 5% की ग्रोथ देखने को मिलेगी, और अगर हाफ ईयरली की बात करें तो YOY बेसिस पर 23% की ग्रोथ है। तो यहाँ पर रेवेन्यू फ्रंट पे कंपनी ने टॉप लाइन में अच्छे नंबर पोस्ट किए हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं एबिटा मार्जिन की। तो मार्जिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कंपनी के मार्जिन जो थे वो पिछले साल सेम क्वार्टर में 24.8% थे, और इस बार जो निकल के आए हैं वो 22.4% हैं, यानी 245 बेसिस पॉइंट से मार्जिन में YOY बेसिस पर डिक्लाइन देखने को मिला है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी 255 बेसिस पॉइंट से डिक्लाइन देखने को मिल रहे हैं। तो ये इम्पैक्ट आपको इनके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी देखने को मिल जाएगा। आप देख सकते हैं 57 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट कंपनी ने पोस्ट किया है।
पिछले साल सेम क्वार्टर में 63 करोड़ रुपीस के नेट प्रॉफिट थे, 9% का डिक्लाइन है वाई ओ वाई बेसिस पर, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर आप देखेंगे तो 22% का डिक्लाइन हमें इनके नेट प्रॉफिट में देखने को मिल रहा है। तो रिजल्ट यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो ख़राब है, नेगेटिव रिजल्ट यहाँ पे आपको जो है तो देखने को मिल रहे हैं, और इस स्टॉक में जो है तो गिरावट देखने को मिल सकती है। अब एक बार हम देख लेते हैं कि मार्केट की क्या एक्सपेक्टेशन रही है। अगर मार्केट के एक्सपेक्टेशन की बात करें तो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था यहाँ पे 86 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर वाई ओ वाई एक ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिलती है। अगर 86 करोड़ रुपए के प्रॉफिट आते, निकल के आए यहाँ पे 64 करोड़ रुपीज़ के। अब यहाँ पे जितने भी यहाँ पे खाके हैं, अगर प्रॉफिट वाइज बात किया जाए, यहाँ पे रेवेन्यू वाइज बात किया जाए, ऑल्दो ये स्टैंड अलोन नंबर हैं, अभी हमने जो देखा था वो कंसोलिडेटेड हैं, बट इम्पैक्ट जो है आपको यहाँ पे सेम ही देखने को मिलेगा। सारे खाके यहाँ पे जो है तो एस्टिमेट्स के हिसाब से रेड में हमें देखने को मिले हैं। तो ओवरऑल बात करें तो मार्केट के एस्टिमेट्स को यहाँ पे कंपनी बीट नहीं कर पाई। इसके कॉम्पिटिटर के अगर हम नंबर देखें तो वन ऑफ द कॉम्पिटिटर यहाँ पे है गुजरात फ्लोरो, और आप यहाँ पे अगर कंपनी के नंबर्स को देखेंगे तो बेहतरीन यहाँ पे वाई ओ वाई और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपनी ने नंबर पोस्ट किए हैं। स्टेलर परफॉर्मेंस है यहाँ पे, और यहाँ पे मार्जिन पॉइंट ऑफ व्यू में भी बात किया जाए तो मार्जिन कंपनी के इंक्रीज हुए हैं। तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे कि पीयर्स ने यहाँ पे बेहतरीन नंबर पोस्ट किए हैं, और यहाँ पे नवीन फ्लोरिन के जो नंबर आए हैं वो उसके मुकाबले कमज़ोर हमें देखने को मिल रहे हैं। अब देखिए कंपनी के अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो इसके पहले भी कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट जो हैं वो हमें डाउन देखने को मिले थे, और उस समय स्टॉक जो है तो ऑलमोस्ट 3900 4000 के आसपास ट्रेड कर रहा था, और वहाँ से स्टॉक गिर करके 3200 के आसपास आया था। लेकिन उसके बाद हमें एक बेहतरीन कंपनी के पास डील्स देखने को मिली, अच्छे ऑर्डर बुक हमें देखने को मिले, और तो वहाँ से वापस से हमें स्टॉक में एक अच्छी रिकवरी भी देखने को मिली। आज के दिन की बात करें तो यहाँ पे स्टॉक में एक गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन अगर कंपनी के फंडामेंटल्स की बात किया जाए, कैपेक्स की बात किया जाए तो बहुत बेहतरीन यहाँ पे जो है तो कंपनी के फंडामेंटल्स है, कैपेक्स हैं। लेकिन अगर इसके हम कॉम्पिटिटर की बात करें, एसआरएफ हो गया रेफ्रिजरेंट सेगमेंट में, फ्लोरीन सेगमेंट में अगर बात करें यहाँ पे गुजरात फ्लोरो है, तो यहाँ पे अगर आप देखिए ओवर डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर लार्ज कैप में आपने एसआरएफ ले रखा है तो मेरे हिसाब से इसमें आप कंटिन्यू कर सकते हैं, और अगर मिड कैप से आपको स्टॉक लेने हैं तो इन दो में से किसी एक में भी अपना छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी कंपनी बहुत ही अच्छी है, यहाँ पे फंडामेंटल इसके काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। तो अगर ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में है और आप इसमें अगर फ्रेश एंट्री भी लेना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक 3900 का एक अच्छा यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिलता है, जहाँ से आप एक छोटी मोटी क्वांटिटी इसमें ऐड करना स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर फर्दर गिरावट में ये स्टॉक आपको 3200 के लेवल पे मिले तो डेफिनेटली इन लेवल्स पर अपनी एसआईपी या फिर एवरेजिंग कर सकते हैं। और अगर आपने यहाँ पे इसको टॉप लेवल पे ले रखा है और लॉस हो रहा है तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मार्केट देखिए, अगर बात करें वैल्यूएशन की, 78 का पी है। यहाँ पे एसआरएफ गुजरात फ्लोरो से भी ज़्यादा वैल्यूएशन मार्केट ने इसको दे रखा है, क्योंकि कंपनी के यहाँ पे कैपेक्स भी काफ़ी अच्छे हैं, हाई ग्रोथ कंपनी है, कंपनी का मैनेजमेंट बहुत शानदार है। तो डेफिनेटली आप यहाँ पे कंपनी के बिजनेस पर फेथ रख सकते हैं, ट्रस्ट रख सकते हैं। अभी मैंने दिखाया कि 11 साल में किस तरीके के रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट में आपको ग्रोथ देखने को मिली है, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे इस स्टॉक के साथ बने रह सकते हैं। लॉन्ग टर्म में ये कंपनी जो है तो आपको प्रॉफिट दे करके जाएगी। चलिए अगली कंपनी की बात कर लेते हैं, वो है हेवेल्स। तो यहाँ पे अगर हम हेवेल्स की बात करें तो कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट आउट हो चुके हैं। आप देखेंगे 3238 करोड़ रुपए से रेवेन्यू बढ़ करके 3679 करोड़ रुपीज़ हो गए हैं। रेवेन्यू फ्रंट में 14% की ग्रोथ आपको वाई ओ वाई बेसिस पर देखने को मिलेगी। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर आप बात करें तो यहाँ पे रेवेन्यू डिक्लाइन हो चुके हैं। और अगर यहाँ पे हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो आप देखेंगे पिछले साल 302 करोड़ रुपए के नेट प्रॉफिट थे लोअर रेवेन्यू के बेस पर। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि कंपनी का रेवेन्यू तो बढ़ा है लेकिन नेट प्रॉफिट जो है वो डिक्लाइन कर गए हैं। तो यहाँ पे जो डिक्लाइन का मेन रीज़न है वो यहाँ पे है कि कंपनी के मार्जिन डिक्लाइन हो चुके हैं। और इनफैक्ट अगर आप 2019 से यहाँ पे देखेंगे कंपनी के मार्जिन, तो इतने बुरे मार्जिन आपको कभी नहीं देखने को मिले हैं जितने इस बार देखने को मिले हैं। इनफैक्ट कोविड के टाइम पर भी कंपनी के मार्जिन 9% के थे। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर तो बात ही क्या करना है, रेवेन्यू ऑलरेडी डिक्लाइन हो चुका है और नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर डिक्लाइन होते हुए देखने को मिलेंगे। हेवेल्स की बात करें तो पॉली कैप के कंपैरिजन में यहाँ पे ये स्टॉक भी 70+ के पी पर ट्रेड करता है। तो मार्केट यहाँ पे इसको अच्छा खासा वैल्यूएशन देता है और उसका मेन रीज़न ये है कि हेवेल्स का जो बिजनेस है वो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है एज़ कम्पेयर टू पॉली कैप।
मार्केट के अगर एस्टिमेट्स की बात करें तो 28% का यहाँ पे गिरावट आपको इनके नेट प्रॉफिट में देखने को मिलेगा एस्टिमेट के हिसाब से। मार्जिन्स की बात करें 7.8% के मार्जिन है, मार्केट ऑलमोस्ट 11% के मार्जिन एक्सपेक्ट कर रहा था, तो वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा आपको गिरावट देखने को मिल रही है। ऑल्दो रेवेन्यू यहाँ पे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अच्छे ग्रो करते हुए देखने को मिले हैं। तो यहाँ पे कंपनी के देखिए फंडामेंटल्स में कोई गिरावट नहीं है, क्योंकि अभी चलिए सबसे पहले मैं रीज़न की बात कर लेता हूँ। ऑल्दो एस्टिमेट्स को तो यहाँ पे कंपनी ने तो मिस कर दिया है, लेकिन इसके पीछे का जो रीज़न है उसकी बात कर लेते हैं कि क्यों यहाँ पे कंपनी के नंबर जो हैं बॉटम लाइन में हमें डिग्रोथ देखने को मिली है। तो यहाँ पे गिरावट के पीछे दो रीज़न है। सबसे पहला रीज़न तो ये रीज़न पॉलीकैब ने भी दिया था, जो उसका FMEG सेगमेंट था जो वहाँ पे डिग्रो हुआ था। वही सेम रीज़न यहाँ पे हेवेल्स ने भी दिया है कि कंज्यूमर डिमांड जो है वो यहाँ पे थोड़ी सी लो होती हुई देखने को मिली है। ऑल्दो ये स्टेबल है, बट एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस जो अभी जो डिमांड हमें देखने को मिली उसके कंपेरिजन में यहाँ पे डिमांड कमज़ोर रही है। अदर देन दैट यहाँ पे अगेन वही मार खाई है कंपनी, जैसा कि यहाँ पे प्रिंस पाइप में हमें पिटाई देखने को मिली थी। यहाँ पे इन्वेंट्री कॉस्ट कंपनी का काफ़ी ज़्यादा हो गया है, जबकि रॉ मटेरियल के प्राइसेस जो है बाद में काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हो गए थे, तो उसकी वजह से यहाँ पे कंपनी के जो मार्जिन है वो काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हो गए हैं। और ये दोनों ही चीज़ें जो हैं देखिए ये शॉर्ट टर्म में आपको इम्पैक्ट डाल सकती हैं कंपनी के, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये सारी चीज़ें जो है तो सस्टेनेबल नहीं होती हैं। FMEG सेगमेंट की बात करें तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे डाइवर्सिफाइड कंपनी के पास पोर्टफोलियो हमें देखने को मिलता है। ऑल्दो यहाँ पे लॉयड की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मार्जिन इसके जो है तो डिप होते हुए देखने को मिले हैं। केबल्स की बात करें तो कॉपर के प्राइसेस जो है काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हुए हैं, 30% से भी ज़्यादा यहाँ पे टूट चुके हैं। स्टिल यहाँ पे मार्जिन जो है डिक्लाइन होते हुए देखने को मिले हैं। तो ये सब जो पॉइंट है, ऑल्दो देखिए यहाँ पे पॉलीकैब ने अच्छा खासा एडवांटेज लिया है। आप देख सकते हैं इनके मार्जिन्स डिक्लाइन हुए हैं, लेकिन यहाँ पे पॉलीकैब की अगर बात करें तो उनके जो वायर्स वाले सेगमेंट है वहाँ पे उनके मार्जिन अच्छे खासे इंक्रीज़ हुए हैं। अब देखिए यहाँ पे करना क्या है, स्टॉक में हो सकता है आपको गिरावट देखने को मिले। मुझे लगता है कि शायद गिरेगी ये, क्योंकि यहाँ पे जो भी कंपनी के नंबर आए हैं एस्टिमेट्स को बीट नहीं किए हैं और नंबर भी कमज़ोर देखने को मिले हैं, मार्जिन यहाँ पे टूट गए हैं। लेकिन जो गिरावट के पीछे का रीज़न है वो मुझे शॉर्ट टर्म लग रहा है, उतना कोई बहुत बड़ा फंडामेंटल चेंज नहीं है कंपनी के। उसमें अगर हम फंडामेंटल्स की बात करें तो फंडामेंटल्स एज सच कुछ ख़राब नहीं हुए हैं। डिमांड में कमी देखने को मिली है, रॉ मटेरियल के प्राइसेस जो है तो उसको सही तरीके से यहाँ पे कंपनी जज नहीं कर पाई। तो ये सारी चीज़ें शॉर्ट टर्म है। तो यहाँ पे अगर स्टॉक गिरता है तो मेरे हिसाब से अगर हम इसके सबसे पहले सपोर्ट की बात करें तो फिलहाल ये अपने सपोर्ट पर ही ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है नीचे की साइड तो आपको यहाँ पे एक फर्दर सपोर्ट जो है 1150 के लेवल पर देखने को मिलेगा। उसके बाद का जो एक सपोर्ट है वो यहाँ पे 1050 के लेवल पे देखने को मिलेंगे और एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पे 1000 के लेवल पर है। तो मेरे हिसाब से इन 3 लेवल्स को आप लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से हेवेल्स पर टारगेट कर सकते हैं, और अगर एवरेज अपर साइड में है तो डेफिनेटली इन लेवल्स पर धीरे धीरे नीचे की साइड में अपना एवरेज बढ़ाते हुए एवरेजिंग कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। दोनों ही कंपनियों के नंबर आपको कैसे लगे, क्या ये स्टॉक आपकी पोर्टफोलियो में है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।